हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मैटर वेव हो गया, रेडिएशन प्रेशर हो गया, ये तीनों हम लोग एक ही चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव एंड रेडिएशन प्रेशर। फिर हम लोग देखेंगे एटम और एक्सरे के बारे में और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव एंड रेडिएशन प्रेशर के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में एटम, न्यूक्लियाई एंड एक्सरे के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट के बारे में क्या क्या बोला गया। देखिए, लाइट जो होता है फोटोन से बना हुआ होता है। आपको पता होगा कि लाइट जो बहुत फंडामेंटल चीज़, जो फंडामेंटल पार्टिकल जो लाइट का हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, फोटोन लेते हैं। ठीक है, लाइट क्या मानते हैं कि किससे बना हुआ है, फोटोन से बना हुआ है। ठीक है, एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, यहाँ पे देखिएगा वन मैंने मेंशन किया है। ठीक है, एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, h बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, पता होगा आपको, एंड h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिवीजन कोर्स है तो आपको तो पता होगा इन सब की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है, एक फोटोन की एनर्जी होती है hf, और f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। तो hf और hc बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है, अगर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, h की वैल्यू, c की वैल्यू, इन सब की वैल्यू अगर पुट करोगे तो जो e की वैल्यू है वो कितनी आती है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप लीजिएगा एंगस्ट्रॉम में। वेवलेंथ को किस में लीजिएगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम में लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी और पावर के बारे में, मतलब रेडिएशन प्रेशर के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फोटोन आया, स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इंटेंसिटी, रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, उस सरफेस पे प्रेशर कितना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, खास करके एम्स के एग्जाम में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी जो होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। तो टोटल एनर्जी बाई टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर। तो इंटेंसिटी को पावर बाई क्या बोल सकते हैं, एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स से क्या निकल रहा होगा बच्चों, सोर्स से निकल रहा होगा आपकी एनर्जी निकल रही होगी सोर्स से। ठीक है, सोर्स से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से ई एनर्जी निकली, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सब तरफ जाएगी। 3D में ई एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी कितनी निकली है, यहाँ से ई एनर्जी निकली है। ठीक है, तो जो एनर्जी निकलेगी किसी टी टाइम में इस सरफेस पे पहुंच जाएगी पूरी एनर्जी, किसी टी टाइम में पूरी एनर्जी इस सरफेस पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या लिखोगे, इंटेंसिटी वहाँ पे लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू ई बाई टी, ई बाई टी। किसी टाइम में पहुंची होगी टोटल एनर्जी बाई टाइम, और इसका एरिया कितना, स्फेयर है तो 4πr1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो एनर्जी है फिर यहाँ पे पहुँचेगी, इस सरफेस पे पहुँचेगी, तो एनर्जी तो वही ट्रांसमिट हुई है ना, पहले सरफेस से भी वही एनर्जी क्रॉस की। मान लेते हैं यहाँ से 10 जूल एनर्जी निकली, तो ये पूरे के पूरे 10 जूल पहले छोटे वाले स्फीयर से क्रॉस करेगी, फिर पूरे के पूरे 10 जूल ये बड़े वाले स्फीयर से क्रॉस करेगी। यानी कि दोनों स्फीयर से एनर्जी सेम क्रॉस करेगी, एनर्जी दोनों स्फीयर से सेम क्रॉस करेगी। ठीक है, अगर पर यूनिट टाइम या हम पावर बोलते हैं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो पावर होगा वो सेम क्रॉस करेगा दोनों स्फीयर से, लेकिन दोनों का क्या है, सरफेस एरिया अलग अलग है। तो इसका सरफेस एरिया छोटा है और इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो इंटेंसिटी जो है एरिया के सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पर इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्राइक करेगी और इस पर इंटेंसिटी कम स्ट्राइक करेगी। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दोनों का जो सोर्स है एक ही सोर्स है, ये एक ही सोर्स से जो पावर निकल रहा है किसी टाइम टी पे इससे स्ट्राइक कर रहा है, किसी टाइम टी डैश पे इससे स्ट्राइक कर रहा है, तो दोनों पे पावर सेम गिरेगा बट इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी। अगर हम यहाँ इस फॉर्मूला से देखते हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू टाइम इनटू एरिया, इंटेंसिटी इनटू टाइम इनटू एरिया। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए, मान लेते हैं कि किसी सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है आपका फोटोन। फोटोन की इंटेंसिटी दी हुई है आई और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है लैम्डा। हिट कर रहा है और एरिया जो हिट कर रहा है, जिस एरिया पे हिट कर रहा है वो एरिया कितना है ए। आपसे पूछा गया है कि कितने फोटोन टी टाइम में गिरेंगे, कितने फोटोन टी टाइम में गिरेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी मान लेते हैं ई, एक फोटोन की एनर्जी कितनी मान लेते हैं ई। अगर नंबर ऑफ फोटोन n से एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, क्या टोटल एनर्जी मिल जाएगा क्या, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या मैंने बताया, इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। देखो तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम अभी बताया था, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। और एक फोटोन की एनर्जी, ये तो वन फोटोन की एनर्जी है ना, एक फोटोन की एनर्जी मैंने आपको लिखवा रखा है, बता रखा है कितना होता है hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। तो ये निकल गया बच्चों यहाँ से क्या, यहाँ से निकल गया आपका नंबर ऑफ फोटोन, कितना इस पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे इस एरिया पे कितना नंबर ऑफ फोटोन आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो क्या निकल जाएगा आपका, नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अब फोटोन परपेंडिकुलरली हिट नहीं कर रहा है, वर्टिकल से कुछ एंगल पे हिट कर रहा है, वर्टिकल से कुछ एंगल पे हिट कर रहा है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। तो अब नंबर ऑफ फोटोन बताने के लिए ध्यान दीजिए, ये जो फोटोन है अब इसका जो इफेक्टिव एरिया है ये नहीं है, इसका जो एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, इसी एरिया के रेडियस में फोटोन आ रहा है, इसी एरिया के रेंज में फोटोन आ रहा है। ठीक है, तो ये ए है, ये ए है, ओके, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब जो फोटोन आ रहा है, अब जो टोटल एनर्जी क्या लिखते हैं हम, आई इंटू ए इंटू टी लिखते हैं। तो अब कितने एरिया का फोटोन आ रहा है, फोटोन का जो एरिया है वो तो इतना ही ना, वो तो सरफेस पे आके इतना फैल गया, ये तो सरफेस का एरिया है ना, लेकिन फोटोन जिस एरिया में आ रहा है, इंटेंसिटी तो फोटोन का एरिया डिसाइड करेगा ना कि फोटोन कितने कितने एरिया में फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा इंटू टी, ये टोटल एनर्जी, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना, hc बाय लैम्डा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा। ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन, ये हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने का यहाँ पे जो तरीका है आप निकाल सकते हैं आराम से नंबर ऑफ फोटोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर पे फोटोन हिट कर रहा है, इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा हिट कर रहा है, आर रेडियस का स्फीयर है। तो इस केस में नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि इफेक्टिव एरिया लेते हैं। मतलब स्फीयर को क्या करो ना, स्फीयर को अगर हम ऐसे कट कर देते हैं क्रॉस सेक्शन में तो एक सर्किल इस टाइप का बनेगा, या हम इसको प्रोजेक्टेड एरिया जो बोले, इसका क्या बोले, इसका प्रोजेक्टेड एरिया बोले। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या लोगे, इंटेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू टी, और एक फोटोन की एनर्जी तो आपको पता ही है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। मतलब प्रोजेक्टेड एरिया लेना है जब भी आपका कोई ऐसा स्फेरिकल सरफेस हो। पीछे जो क्या था कि ग्राउंड पे हिट कर रहा था, कभी परपेंडिकुलर हिट कर रहा था, कभी किसी एंगल पे हिट कर रहा था। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब सिलेंडर है तो सिलेंडर को भी अगर प्रोजेक्टेड एरिया सिलेंडर का देखोगे तो कुछ इस साइड से इस टाइप का हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस सिलेंडर का हम प्रोजेक्टेड एरिया निकाल सकते हैं। ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यानी कि लेंथ हो गया ये, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। एरिया किसका, इसका एरिया कितना होगा, 2r इंटू एल इंटू टाइम कितना, t। ओके, अब देखो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। किसी सरफेस पे जो फोटोन जो एनर्जी इंसिडेंट करती है, ठीक है, कुछ एनर्जी जो होती है रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ एनर्जी इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है, जो दूसरे मीडियम में या जो ट्रांसमिट करती है, वो केस को हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को सिर्फ क्या देखना है, जो एनर्जी इंसिडेंट थी उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। अगर हम सबको इंसिडेंट एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं, तो
एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट को हम लोग रिफ्लेक्टिव पावर बोलते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर ए की वैल्यू 1 है तो आर की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0। अगर ए की वैल्यू 1 है मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब, मतलब एनर्जी जो हिट की है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर आर की वैल्यू 1 है तो क्या हो चुका है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है, एनर्जी की जो फोटोन है उसकी इंटेंसिटी आई है, जो एनर्जी आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी आई है, वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है एरिया ए पे। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है और कितना रेडिएशन प्रेशर लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितने फोटोन यहाँ पे गिर रहे हैं। तो फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो टोटल एनर्जी कितना, आई ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, अब जो फोटोन आ रहा है, फोटोन जो आ रहा है आके ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, तो जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसका मोमेंटम कितना, तो h बाई लैम्डा, और एब्जॉर्ब हो गया है तो फाइनल मोमेंटम कितना, 0। फाइनल मोमेंटम कितना, 0। तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो h बाई लैम्डा हो गया। तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बताओ, तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना है तुम्हारा, देखो तो आई ए टी बाई एच सी इंटू लैम्डा, और चेंज कितना हुआ है तो h बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, एच एच कट गया, कितना आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम, आई ए टी डिवाइड बाई क्या, सी। ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से फोर्स पूछा गया, अगर मान लो आपसे फोर्स पूछा गया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम तो आपने निकाल लिया है कितना, आई ए टी बाई सी। अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टी और टी कट जाएगा, कितना हो जाएगा फोर्स, देखो तो इस केस में आई ए बाई सी। और प्रेशर अगर तुम देखोगे, जिसको रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर बाई एरिया। अब जब मोमेंटम में चेंज इस तरह से हो रहा तो वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, तो अगर इस चीज़ को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आई बाई सी, क्या हो जाएगा आई बाई सी। यानी कि अगर सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ भी चीज़ हिट कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ जाता है तुम्हारा, आई बाई सी आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर फोटोन गिर रहा है और ये ब्लॉक जो है इसका इस तरफ का जो एरिया है मान लेते हैं ए दिया हुआ है और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पूछा गया है कि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी ताकि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी कि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कब करेगा, जब इस ब्लॉक पे इस तरफ कुछ फोर्स लगेगा और पीछे के साइड क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी। यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है फोटोन, उसकी वैल्यू कम से कम म्यू इंटू एम जी के बराबर होनी चाहिए। कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके पहले जस्ट पहले मैंने बताया कि जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए तो फोटोन कितना फोर्स लगाता है, आई ए बाई सी, यही लगाता है ना। देखो यहाँ पे पीछे देखो, आई ए बाई सी। ठीक है, तो आई ए बाई सी को हम लोग किसके बराबर कर देंगे बच्चों, आई ए बाई सी को तुम लोग किसके बराबर कर दोगे, म्यू एम जी के इक्वल कर दो। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आई की वैल्यू निकल जाएगी, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन था इस पर। ठीक है, फर्दर इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप सिर्फ ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया, ये जो फोटोन था यहाँ पे हिट किया और वापस रिफ्लेक्ट हो गया, वापस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया तो नंबर ऑफ फोटोन तो निकालने का तरीका तो सिंपल है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी कि आई ए टी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम, जाने का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना, एच बाई लैम्डा, और जब वापस गया तो फाइनल मोमेंटम भी कितना, एच बाई लैम्डा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर तुम यहाँ पे देखोगे एक फोटोन का तो कितना हो जाएगा, 2h बाई लैम्डा। टोटल
टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो n को इस p से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इस p से मल्टीप्लाई करोगे तो 2IAT बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा c, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया। अगर मान लो यहाँ पे फोर्स हम लोग निकालते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू टाइम से डिवाइड कर दो तो 2IA बाई सी, और अगर हम लोग रेडिएशन प्रेशर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2I बाई सी, 2I बाई सी रेडिएशन प्रेशर आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये सब कब है, जब ये फोटोन इस सरफेस को नॉर्मली हिट कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो रेडिएशन प्रेशर का ये जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा रेडिएशन प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पे I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर, I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर। अब देखोगे तुम बोलोगे सर ये थीटा क्या है, तो मान लीजिए जो फोटोन अगर हिट कर रहा है तो मान लेते हैं परपेंडिकुलरली हिट नहीं कर रहा है, वर्टिकल से कुछ एंगल बना के हिट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। अच्छा, हम लोगों ने जो केस पढ़ा था, मान लीजिए ये जो केस पढ़ा था, एक पहला केस जो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ा था जिसकी वैल्यू I बाई सी आई थी, उसमें अगर यहाँ पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, और मान लेते हैं ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है, तो जब कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखिए रेडिएशन प्रेशर कितना आ रहा है, रेडिएशन प्रेशर कितना आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, और R की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, तो कितना आ रहा है I बाई सी। तो पहले वाले केस में यही आया था। सेकेंड वाला केस अगर हम देखते हैं, यहाँ पे नॉर्मली ये भी हिट कर रहा है ऐसे, तो एंगल कितना है यहाँ पे 0, और सेकेंड वाले केस में R की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और A की वैल्यू कितनी थी आपकी, R जब 1 रहेगा तो A खुद ब खुद क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में रेडिएशन प्रेशर देखिए, R की वैल्यू 1 पुट करो, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 2I बाई सी, जो मैंने आपको बताया था रेडिएशन प्रेशर कितना 2I बाई सी। ठीक है, मोमेंटम भी अगर तुम देखोगे यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया तो चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया है देखो तो 2IAT बाई सी, 2IAT बाई सी, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू IA इंटू टी क्या होता है टोटल एनर्जी, 2 इंटू टोटल एनर्जी बाई सी, जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया है तो 2 इंटू टोटल एनर्जी बाई सी। अगर मान लीजिए इसी में जो था इसके पहले वाला जो एब्जॉर्ब हो गया है, यहाँ पे देखोगे तो क्या था टोटल चेंज इन मोमेंटम IAT बाई सी, मतलब टोटल एनर्जी बाई सी, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है तो। ठीक है, याद रखिएगा जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन इससे आते हैं, आपसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि कोई सा भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस पे अगर फोटोन हिट कर रहा है, इस पे अगर फोटोन हिट कर रहा है, ठीक है, तो कितने फोर्स इस पे पड़ेंगे, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या रिफ्लेक्ट हो, बस इतना दिया हुआ है। हो सकता है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोटोन हिट करे तो कितने फोर्स उस पर पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब नेट जहाँ पे फोटोन, जो प्रोजेक्टेड एरिया जितने रेडियस का, जितने एरिया का फोटोन आ रहा है, तो प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जितने एरिया का फोटोन इस स्फीयर को कंप्लीटली कवर कर लेगा, उधर से फोटोन आएगा, तो यहाँ पे इस पे कितना हो जाएगा देखो तो I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इसका कितना पाई आर स्क्वायर। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह ये कोन है, कोन पे जब हिट कर रहा है तो कोन का यहाँ से प्रोजेक्टेड एरिया कैसा बनेगा, ट्राइंगल शेप का बनेगा, तो इसका एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो उसी तरह से I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r, और हाइट मान लेते हैं इसकी दी हुई रहेगी h। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मेटल सरफेस है, अब हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस मेटल सरफेस से खींच के बाहर निकालना है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मान लेते हैं वो 2 जूल है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैसे तो दिया रहता है, मान लेते हैं 2 जूल है, निकालने के लिए एनर्जी चाहिए आपको। ठीक है, आपने यहाँ से फोटोन दिया, आपने यहाँ से फोटोन दिया, एक फोटोन दिया 1 जूल का, ये भी फोटोन दिया आपने 1 जूल का, तो टोटल एनर्जी आप एक्चुअली अगर देखो, एक और फोटोन दे दो,
एक और फोटोन दे दो 1 जूल का। तो अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना दे रहे हो, 3 जूल। टोटल एनर्जी कितना दे रहे हो, 3 जूल। और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 2 जूल। तो आपको लगता होगा कि हम तो टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक 3 जूल दे रहे हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी तुम कितना दे रहे हो, 3 जूल दे रहे हो टोटल एनर्जी, और निकलने के लिए कितना चाहिए, 2 जूल। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पे। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लो मैं एक ही फोटोन दूं, मान लेते हैं 3 जूल का, या फोटोन दे हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 2 जूल का, ठीक है। तो इन दोनों फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्यों सकता, क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी जाएगा किसके पास जाएगा, टोटल एनर्जी किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया, यहाँ से टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया, मान लेते हैं 3 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए, 2 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। 3 जूल आया। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ पे बहुत सारा कोलिजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा कोलिजन होगा। तो उस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। मिला तो था उसको 3 जूल लेके वो जैसे ही ऊपर निकला तो क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हुआ, चलिए वो लॉस हो गया। उसके बाद अगर एनर्जी 2 जूल से ज़्यादा बची हुई है तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और अगर एनर्जी 2 जूल से कम बची हुई है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। और स्पॉन्टेनियस होता है, ऐसा नहीं कि पहले 3 जूल आया फिर इलेक्ट्रॉन 2 मिनट वेट करेगा कि और 3 जूल आए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पे याद रखिएगा। देखो नंबर ऑफ, अगर हम लोग फोटोन बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाते हैं तो टोटल एनर्जी तो हमारी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब टोटल एनर्जी बढ़ाना, टोटल एनर्जी बढ़ाने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, तो हम लोग नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना है वो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पे डिपेंड करता है। मतलब, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी इज इक्वल टू HF, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ ओनली 1 फोटोन। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देता है, 2 को नहीं दे सकता है। एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही एनर्जी लेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन से एनर्जी नहीं ले सकता है। याद रखिएगा, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में। आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आना डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन पे, और एनर्जी इज इक्वल टू HF होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोटोन पे। नंबर ऑफ फोटोन जो बाहर आएगा वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। अब नंबर ऑफ फोटोन बाहर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अब उसमें से भी ये कंडीशन दिया हुआ रहना चाहिए कि जो एक फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तब अगर फोटोन की संख्या बढ़ाओगे, अगर 3 जूल वाले फोटोन की संख्या बढ़ाओगे, 1 जूल वाले फोटोन की संख्या बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। 3 जूल वाले फोटोन की संख्या बढ़ाने से, मतलब पहले तो फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अब उस फोटोन की संख्या अगर बढ़ाओगे, नंबर अगर बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देना, यानी कि तुमने यहाँ पे एनर्जी दी E, और इसको बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए एनर्जी, 5। यानी कि तुमने जो एनर्जी दी वो तो इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकलने के लिए लेगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ एनर्जी है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, Ke max। मतलब अगर कोई कोलिजन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया डायरेक्ट बाहर निकल गया, कोई कोलिजन नहीं हुआ, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Ke max। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कोलिजन होता है, यानी कि E इज इक्वल टू 5 प्लस Ke max। लेकिन कोलिजन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम से कम होगी और 0 के बराबर या ज़्यादा। अगर 0 हो गई या उससे है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी तो निकलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो Ke max और 0 के बीच में होता है,
ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला और जो नंबर ऑफ फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है उसको हम लोग लायक फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक बार पूछा था जेईई में भी क्वेश्चन, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जा रहा है, 1000 फोटोन है, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी अभी भी 1000 फोटोन ही है लेकिन इसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो इसका भी आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। फोटोन को तुमने चेंज ही नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन जितना पहले निकल रहा था उतना ही निकलेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मान लेते हैं पहले फ्रीक्वेंसी f थी और कुछ वर्क फंक्शन में चला गया और कुछ काइनेटिक एनर्जी आया आपका। अब फ्रीक्वेंसी को तुमने डबल कर दिया तो वापस से कुछ वर्क फंक्शन में चला जाएगा प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी नया वाला आया है वो कितना होगा, तो ये हो गया 2hf माइनस 5, तो 2hf की वैल्यू वहाँ से ऊपर से यहाँ पे पुट कर दो, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस 5, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 25 यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 5, तो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा प्लस हो गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोर देन डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो था इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी माइनस 5, एनर्जी को हम लोग HF माइनस 5 को हम लोग चाहें तो HF नॉट भी लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए निकलने के लिए। अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं तो मेटल का अगर 1 और दूसरे 2 मेटल का अगर ग्राफ बनाते हो तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसको तुमने काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे लिया है और x एक्सिस पे तुमने फ्रीक्वेंसी को लिया है, तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगा, आपका स्लोप कहलाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप दोनों का सेम होगा, स्लोप दोनों का सेम होगा। अब इसमें से आपको देखना है कि किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा। अच्छा, वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी अगर 0 कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर 0 कर देते हैं तो फाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देते तो फाई किसके, ई के बराबर हो जाएगी, जो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी f0 के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो है ये f02 और इसका f01, तो वर्क फंक्शन अगर तुम देखोगे तो सेकंड वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आएगा, सेकंड वाले से इलेक्ट्रॉन लेट से बाहर आएगा। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लेट आपने ले लिया है और इस पे आपने फोटोन को गिराया है, इस पे आपने फोटोन को गिराया है। अभी दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फोटोन गिरेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, इस साइड नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, क्या होगा कि पहले अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो पहले 1-2 पहुँच रहे थे, अगर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा पहुँचने लगेगी, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँची तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे जैसे तुमने V को बढ़ाया, एक सेकेंड, जैसे तुमने V को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, किसी टाइम पे जाके करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब फोटोन इसको हिट कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 4 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो फोटोन से मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम बाहर नहीं निकल सकता है। कुछ ऐसा वोल्टेज आएगा जब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे टोटल, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाएंगे। अब फर्दर तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो निकल तो रहा है 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो पहुंचेगा भी 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज को रिवर्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पहुंचना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का पहुंचना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और के मैक्स की जो वैल्यू होती है, के मैक्स की जो वैल्यू होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है, इसको हम लोग ई इंटू वी नॉट के, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये हो गया वी नॉट हो गया, के मैक्स की वैल्यू ए इंटू वी नॉट के बराबर होती है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज वर्क डन, वही काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन है इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको रोक दें तो सारे इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद रुक जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कराते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फोटोन की एनर्जी को बढ़ाते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा। अगर जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका मिल रहा था वो चेंज कर जाएगा अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें। क्योंकि अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने लगेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये सब तो कहानी वाली बातें थी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि जिस तरह से लाइट का 2 कैरेक्टर होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को बताता है, उसी तरह कोई सा भी अगर मैटर लेते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ भी लेते हो, तो उनका भी क्या होगा, उसका पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होगा। तो वेव नेचर का मतलब उसके पास वेवलेंथ होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि जिस तरह मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा को यहाँ से हम लोग h बाई पी लिख सकते हैं, p को हम लोग पार्टिकल के m इंटू वी लिख सकते हैं, इसको हम लोग रूट अंडर m के लिख सकते हैं। अच्छा, k को हम लोग q इंटू वी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को q इंटू वी, वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। अब आपसे यहीं से कुछ क्वेश्चंस एक बार एम्स में पूछा गया कि अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो है 16 टाइम्स हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 16 टाइम्स हो गई, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो गई। एम्स में पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 16 टाइम्स, तो वेवलेंथ कितना होगा, तो इनिशियल वेवलेंथ में कितना परसेंट चेंज आया, ये पूछा गया। तो पहले का वेवलेंथ h बाई रूट अंडर 2m के, और नया वाला जो वेवलेंथ लोगे h बाई रूट अंडर 2m इंटू 16 के, तो ये बाहर आ जाएगा 4 के। ये जो चीज़ है क्या, ये लैम्डा डैश बाई 4, यानी कि वेवलेंथ 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। पहले वेवलेंथ कितना था, लैम्डा डैश था, अब कितना हो गया, लैम्डा डैश बाई 4 हो गया। मतलब कितना डिक्रीज किया, तो 75% डिक्रीज कर गया, 75% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ से आंसर बना सकते हैं। अब ये जो आपका डी ब्रॉगली का वेवलेंथ आया है, इस पर हम लोग कुछ चीज़ों का वेवलेंथ यहाँ पे निकाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, सारे जो वैल्यू हैं वो पुट करके निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 12.27 एंगस्ट्रम, और ये वोल्टेज है। प्रोटॉन का 0.286 वोल्टेज है, अल्फा पार्टिकल का 0.01 नीचे वोल्टेज है, सब एंगस्ट्रम में है। और चाहे थर्मल न्यूट्रॉन का पूछे या गैस पार्टिकल का पूछे, ठीक है, क्या याद रखिएगा, h बाई अंडर रूट 3m के टी, के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में देखा, रेडिएशन प्रेशर के बारे में देखा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा। क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।